हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किस टॉपिक को पढ़ा था? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड फंड्स, जिसमें पूरा जनरल रिजर्व का जो टॉपिक था कि जनरल रिजर्व जो पैसा बचा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। और उसके बाद हमने फंड के बारे में पढ़ा था। फंड क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और स्पेसिफिक पर्पस में यूज भी होते हैं। तो वहां पे हमने दो फंड का टोटल एनालिसिस किया था। एक था वर्कमैन कंपनसेशन फंड और दूसरा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। था कि नहीं था? जिन्होंने ना देखा हो वो इसका जस्ट पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए। आपको वहां पे एक एक चीज डिटेल में बताई गई है और मुझे नहीं लगता उसको देखने के बाद कभी आपसे जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो आज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इसके बाद में गुडविल का टॉपिक लेके आऊंगा और टोटल पूरे गुडविल पे एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाए, क्योंकि गुडविल का कॉन्सेप्ट इतना आसान तो है नहीं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में वो सब कुछ आपको मिले। अगर कहीं कुछ छूट जाता है, हालांकि उम्मीद तो कम है, लेकिन अगर छूट जाता है और आपको दिखाई देता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट लंबा है, वीडियो भी लंबी हो सकती है, तो सोचते हैं कम से कम में ये कवर हो जाए। आते हैं सीधा टॉपिक पे। गुडविल। गुडविल होती क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि गुडविल क्या होती है। तो बच्चा, गुडविल किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम होता है। क्या होता है? गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का जितना ज्यादा नाम होता है उसकी ख्याति, गुडविल को हिंदी में क्या कहते हैं? ख्याति, वो उतनी ही बढ़ती है। जो बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा होता है उसकी गुडविल उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम वो क्या कहलाता है? वो उसकी गुडविल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुडविल। मान लीजिए आज तक हमें बहुत सारे लोग जानते भी थे, बहुत से लोग नहीं भी जानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग मुझे जानेंगे, मेरा नेम एंड फेम बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? मेरी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम कह सकते हैं जिसकी गुड रेपुटेशन होती है मार्केट में, जिसको लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिसकी एक अपनी इमेज बनी होती है। जैसे योगी जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनको सभी जानते होंगे कि यूपी का सीएम कौन है। ये सभी लोग बता देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके वार्ड नंबर का पार्षद कौन है, जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें पार्षदी होती है, उसमें पार्षद कौन है, तो आप में से बहुत से लोग को पता ही नहीं होगा कि आपके वार्ड का पार्षद कौन है। तो मतलब पार्षद की कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई गुडविल नहीं, इसलिए आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सभी लोग जानते हैं, तो उनकी एक अपनी इमेज है, एक रेपुटेशन है। तो किसी भी कंपनी की जो गुड रेपुटेशन होती है वो भी उसकी क्या कहलाती है? गुडविल। जैसे जैसे उसकी इमेज और उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, उसकी गुडविल बढ़ती चली जाती है। आते हैं इसके बाद एक चीज और जानिएगा। गुडविल को जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। पहला तो गुडविल एसेट्स होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गुडविल होती क्या है? गुडविल एसेट्स होती है। कैसी एसेट्स होती है? तो बच्चे तुरंत कहते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। वो फिक्स वर्ड को लगाते ही नहीं है, वो इस वर्ड को भूल जाते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आया, आपके पेपर में क्वेश्चन में आया गुडविल इज एन, ऑप्शन में है इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी है इंटेंजिबल फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर सी है करंट एसेट्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे? इंटेंजिबल एसेट्स लगाओगे कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट लगाओगे? अब यहां पे तो देख के बता ही दोगे कि सर इंटेंजिबल फिक्स एसेट, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे चूंकि वो जनरली फ्लो में बोलते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, तो पेपर में अगर उन्हें ऑप्शन में दिखता है तो वो इंटेंजिबल एसेट पर टिक लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि एसेट्स में
एक एसेट्स ऐसी भी होती है जो इंटेंजिबल होती है और वो फिक्स एसेट नहीं होती। वो कौन सी है आपको पता होगा। एसेट साइड में एक नॉमिनल एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स? नॉमिनल एसेट्स, जिसे लोग नाम मात्र की एसेट्स भी बोलते हैं, या इसी को दूसरा नाम मिसलेनियस एसेट्स, मिसलेनियस एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। शेड्यूल 3 में इसे अदर करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। ये भी एसेट्स इंटेंजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के जितने एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस हर साल ये रिटर्न ऑफ किए जाते हैं प्रॉफिट में से। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है ना बेटा, ये मिसलेनियस एसेट्स में या नॉमिनल एसेट्स के तरीके से एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, जबकि ये हमको दिखाई नहीं देते। तो इंटेंजिबल एसेट्स तो ये भी हो गए, ये भी क्या हुआ? इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स कोई जरूरी नहीं कि इंटेंजिबल एसेट्स फिक्स ही हो, वो करंट भी हो सकती है। लेकिन गुडविल, गुडविल क्या होती है? ये फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स होती है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक के लिए मिलता है। एक बार नेम एंड फेम जब बन जाता है तो उससे आपकी कमाई या उससे आपकी अर्निंग लंबे समय तक होती है। जैसे पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट सभी जानते हैं। गांव में चले जाओ, छोटे से बच्चे से पूछ लो क्या खाओगे? पार्ले जी बिस्किट, 5 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। आज भी पार्ले जी 2 रुपए का मिलता है, मिलता है कि नहीं? 2 रुपए दे दो, बच्चा का एक बिस्किट दे दीजिए पार्ले जी वाला। पार्ले जी सभी को पता होगा। लेकिन जो आता है डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी पता है क्या? आप में से बहुत सारे लोग को या बहुत सारे लोगों के फैमिली मेंबर को डार्क फैंटेसी का नाम भी नहीं पता होगा कि ये कैसा बिस्किट है, नहीं पता होगा ना। तो बस उसी तरीके से यहां पे क्या होता है कि जो गुडविल होती है वो क्या होती है? हमेशा याद एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट नहीं है, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। ऑप्शन में आएगा तो हम गुडविल को इंटेंजिबल फिक्स एसेट पर टिक लगा के आएंगे, कभी भी इंटेंजिबल एसेट पर टिक मत लगाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चा, गुडविल के टाइप्स। गुडविल कितने टाइप्स की होती है? तो जनरली मैंने पिछली वीडियो में भी हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि गुडविल के 2 टाइप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं बता पाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो गुडविल 2 टाइप्स की होती है। पहला, जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, तो बिजनेस को मान लीजिए किसी से हमने उसका बिजनेस लिया तो उसका नेम एंड फेम भी तो ले लिया। अगर उस बिजनेस की गुडविल बनी हुई थी तो हमने गुडविल क्या की? उससे खरीदी है। क्या की? परचेज की है। तो पहली जो गुडविल का टाइप होता है वो होता है परचेस्ड गुडविल। ये तभी यूज होता है जब बिजनेस को खरीदा या बेचा जाता है, तो उस समय गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और वो गुडविल क्या कहलाती है? परचेज गुडविल कहलाती है। और जो इसका दूसरा टाइप होता है वो है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये कैसी है? जिस गुडविल को हम खरीदते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं, हम खुद। जैसे ये जो ज्ञान कलश है, अभी इस चैनल को स्टार्ट हुए मात्र 10 से 15 दिन हुए, मेरे ख्याल से 10 दिन भी 15 दिन भी नहीं हुए होंगे। आई थिंक ये चैनल बना था 14 फेब को, जिस दिन एक वैलेंटाइन डे है, एक ब्लैक डे है, उसी दिन दोनों मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होगा, तो वहां पे हम नहीं जाते, सीधे आते हैं। ये चैनल बना था 14 फेब को। इस पर पहली वीडियो जो अपलोड हुई थी वो थी 18 फेब को। वो आज की डेट तो आपको पता ही है क्या है? 5 मार्च, 6 मार्च। ये जो आज की डेट है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज की डेट 5 मार्च है। तो सोचिए अभी इस चैनल को बने 10-15 दिन भी नहीं हुए। यहां पे क्या है? हमको 500 लोग या 600 लोग जो जानने लगे, जहां मुझे मान लो 10 लोग भी नहीं जानते थे, आज अगर 600 लोग जानने लगे हमारी पूरी टीम को, इस चैनल को, इस ज्ञान कलश को, अगर 600 लोग भी जाने तो ये हमारी क्या बनी? गुडविल बनी। इस गुडविल को कौन बनाया? हमने खुद बनाया। हमने क्या इसको किसी से खरीदा? क्या हमने किसी का चैनल खरीदा क्या जिसपे ऑलरेडी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं या थाउजेंड्स में है? हमने कहा तुम अपना चैनल हमको दे दो, हम उससे वीडियो बना के डालेंगे। ऐसा तो हमने नहीं किया। हमने क्या किया? हमने यहां पे खुद का एक अच्छा सा काम किया जिससे कि लोगों ने हमें पसंद किया और लोग हमें जाने। तो हमने यहां पे अपनी गुडविल को खुद बनाई। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला, गुडविल कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। जब हम किसी से
उसकी गुडविल को खरीदते हैं, उसका बिजनेस खरीद लेते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ उसका नेम एंड फेम भी आ जाता है, उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल। और जब हम गुडविल किसी का बिजनेस खरीदते हैं या गुडविल खरीदते नहीं हैं, हम गुडविल को खुद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जब हम अपना नेम एंड फेम खुद बनाते हैं उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई? आगे बढ़े तो चलो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल पे इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल पे इफेक्ट डाल सकते हैं, जो आपके नेम एंड फेम को बना भी सकते हैं, जो आपके नेम एंड फेम को डुबा भी सकते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? हम पढ़ रहे हैं यहां पे अकाउंटेंसी, और अकाउंट बनता कहां है? जो अकाउंट्स बनते हैं वो बिजनेस के होते हैं, तो हमें बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सपोज दैट आपका बिजनेस है, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ऐसे ऐसे क्या काम अगर होते हैं जिससे हमारा नेम एंड फेम बन सकता है। अब जैसे मान लो हम यहां पे पढ़ाने आए हैं, तो मैं ये सोचूंगा ना कि मेरा नेम एंड फेम कैसे बन सकता है। तो कैसे बन सकता है? अगर मैं अच्छे से अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों को पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, तो नेम एंड फेम बनेगा। लेकिन अभी मैं यहां के कुछ बोलूं ही ना, बस यहां पे ऐसे टहलूं, कुछ बोलूं ही ना, तो क्या नेम एंड फेम बन पाएगा? क्या कभी नहीं। जब मैं कुछ कंटेंट ही नहीं दूंगा, मैंने यहां पे कोई काम ही नहीं किया, तो कैसे बनेगा? तो मैं इसी तरीके से बिजनेसमैन को ये हमेशा सोचना चाहिए क्या कि क्या काम करने से उसकी गुडविल बनेगी और क्या काम करने से उसकी गुडविल नहीं बनेगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं आइए देखते हैं। तो पहला फैक्टर आपको दिख रहा होगा, नेचर ऑफ बिजनेस। कैसा फैक्टर है? नेचर ऑफ बिजनेस। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस किस नेचर का है? अब गुडविल बनती कैसे है? देखो मेरा ये बिजनेस है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे, लोग मुझे जानेंगे, तभी हमारी गुडविल बनेगी। जब लोग आएंगे ही नहीं तो गुडविल बनेगी कैसे? तो पहला जो बिजनेस का मोटिव होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्रति लोग अट्रैक्ट हों। अब प्रोडक्ट अगर अच्छा है, गुड क्वालिटी का है और डेली यूज वाला है, सोचो जिस तरह दूध हुआ, दूध घरों में डेली यूज होता है। अगर अब भाई अमूल आज इतना फेमस क्यों है? अमूल की क्वालिटी अच्छी है, अमूल को लोगों ने जब यूज किया तो उसकी क्वालिटी को जाना और उन्हें अच्छा लगा, अमूल से लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हुए। जब अमूल से लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हुए, अमूल को लोगों ने जाना, तो अमूल की गुडविल ऑटोमेटिक बनती चली गई। तो मोटिव क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है कैसे ये लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, तभी आप अपनी गुडविल बना पाएंगे, नहीं तो गुडविल नहीं बना पाएंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो डेली यूज का है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही आपकी गुडविल बनेगी। बहुत से प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं लेकिन वो मार्केट में अपनी गुडविल नहीं बना पाते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड नहीं होती। गुड क्वालिटी तो होती है लेकिन उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं होती, जिस कारण वो अपनी गुडविल नहीं बना पाते हैं। तो ये इसका फैक्टर है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। कोई दिक्कत? आ गया? चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं, लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका जो बिजनेस है वो कहां पे सेटअप है, कहां पे स्टेबल है। मान लीजिए आज तो ऑनलाइन की दुनिया है, आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हो, आपका बिजनेस अगर क्वालिटी है, चीजें हैं तो चल सकता है। लेकिन सोचिए सपोज दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हटा दीजिए, तो लोकेशन माने रखती है कि नहीं कि आपका बिजनेस किस प्लेस पे हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आ सके। अगर कंज्यूमर आएंगे ही नहीं, मार्केट में कंज्यूमर आएंगे नहीं, आपकी शॉप तक आएंगे ही नहीं, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो गुडविल बनेगी कैसे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स, ऐसी लोकेशन पे आपका बिजनेस होना चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और आपके प्रोडक्ट को जाने। थर्ड पॉइंट, क्या फैक्टर इफेक्ट डालता है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे जो वर्ड ये यूज किया गया है एफिशिएंसी का जो सेंटेंस होता है एफिशिएंसी, ये जनरली कॉस्ट से रिलेटेड होता है। किससे? कॉस्ट से। एफिशिएंट मैनेजमेंट तब अच्छा, कोई मैनेजमेंट तब एफिशिएंट माना जाता है जब वो कॉस्ट को कम से कम लाए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो।
प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा एबव हो, और वो भी गुड क्वालिटी का हो। कैसा हो? गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, वो भी अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी को मेंटेन करना, तब आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट कहलाता। अब ये बताओ बच्चा, जब आपका मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, ट्रेंड है, तो कोई भी जो प्रोडक्शन होगा उसमें वेस्टेज होगी कम। जब वेस्टेज होगी कम तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट आएगी कम। अब कम कॉस्ट में जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट भी कम है, गुड्स भी अच्छा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, जो प्रॉफिट होगा वो दिन पे दिन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वेस्ट ज्यादा होगा नहीं तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम आएगी और प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस का नेम एंड फेम बढ़ेगा, और जब नेम एंड फेम बढ़ेगी तो बिजनेस की गुडविल तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ती चली जाएगी। जो बिजनेस की गुडविल है वो अपने आप बढ़ेगी। समझ में आया? तीसरा कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। जो आपका मैनेजमेंट हो वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं मार्केट सिचुएशन। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स में कुछ मार्केट सिचुएशन पढ़ी होगी। मार्केट कितने टाइप की होती है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, ओलिगोपोली होती है ना। तो मार्केट सिचुएशन ये भी आपकी गुडविल को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सपोज दैट किसी मार्केट में मेरी मोनोपोली है कि हमारे अलावा वहां कोई नहीं है। मान लीजिए पूरे यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स पढ़ाने वाला सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। सीयूईटी की अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला सिर्फ मैं हूं, मेरी मोनोपोली है, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो आप किसे सबसे ज्यादा देखोगे? आपके पास कोई ऑप्शन बचा क्या? नहीं। तो आप सबसे ज्यादा किसे देखोगे? हमें। हम चाहे पढ़ाए या ना पढ़ाए, आगे खड़े होकर टहले, लेकिन आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारी मोनोपोली है, इसलिए आप मुझे देखोगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग जब मुझे देखेंगे तो गुडविल किसकी बनेगी? हमारी बनेगी। मतलब अगर मार्केट की सिचुएशन मोनोपोली की है, मोनोपोली की, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो आपकी गुडविल तो ऑटोमेटिक बनेगी। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको अपनी क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको अपनी प्राइस भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, और कंपटीशन में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तभी आप अपनी गुडविल बना पाएंगे। नहीं तो आपकी गुडविल डाउन होती चली जाएगी। समझ में आया? तो मार्केट की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आपकी गुडविल को इफेक्ट डालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल एडवांटेजेस। अब ये क्या है सर? ये कैसे गुडविल को इफेक्ट डालता है? चलो देखिए, यहां पे बहुत सारे बिजनेस हैं। स्पेशल एडवांटेज का मतलब, अगर आपका बिजनेस बाकी बिजनेस के अलावा, मान लीजिए इस इलाके में बहुत सारे बिजनेस हैं, यहां पे आपके बिजनेस के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी बिजनेस नहीं। एक स्पेशल एडवांटेज आया। चलिए, आपका बिजनेस आपने गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड किया है, लाइसेंस आपके पास है आपके बिजनेस का, बाकी बिजनेस के पास लाइसेंस नहीं है, ये स्पेशल एडवांटेज आपके पास है। तो ये जो आपके पास पेटेंट है, बाकी के पास पेटेंट नहीं है, तो ये स्पेशल एडवांटेज है। तो जो स्पेशल एडवांटेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी गुडविल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जो चीज रजिस्टर्ड हो, जहां पे फ्रॉड ना हो। तो अब जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वहां पे ये हो सकता है ये आज है कल ना हो, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हमारा उन पे भरोसा ज्यादा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो स्पेशल एडवांटेज है, ये आपकी गुडविल को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट आपकी गुडविल पे पड़ता है, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ इन 5 फैक्टर को लिए हैं जो कि ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी गुडविल पे पड़ता है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि गुडविल पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आता है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत ही क्या है। जो नेम एंड फेम, जो गुडविल होती है, जो रेपुटेशन होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है, अकाउंटेंसी में उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो बच्चों इसकी वैल्यूएशन की जरूरत ही क्या है? देखो सिंपली, पहली बात, जनरली जो गुडविल की वैल्यूएशन पड़ती है, वो जानते हो कब पड़ती है? जनरली जो पड़ती है, नॉर्मली वो कब पड़ती है? जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं या बेचते हैं।
तो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जनरली जो होता है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत तब पड़ती है जब बिजनेस को बेचा जाता है। तो होगा क्या, आप जब बिजनेस आप बेचते हो किसी को तो आपकी एसेट देखी जाती है, लायबिलिटी देखी जाती है। अब एसेट्स में से जो भी लायबिलिटी होगी वो पे आउट होगी, उसके बाद जो पैसा बचा अगर उससे ज्यादा पैसा आपको मिलता है तो वो क्यों मिलेगा, क्योंकि गुडविल है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये मोहन है, ये सोहन है, ये सोहन है और ये मोहन है। सोहन ने अपना बिजनेस बेचा, इन्होंने बिजनेस सेल किया। किसको? मोहन को। सोहन ने बिजनेस बेचा मोहन को। जब बिजनेस बेचा तो इनके पास जो एसेट थी वो थी 1,00,000 रुपए की और जो लायबिलिटी थी वो थी 50,000 की। तो भाई एसेट में से लायबिलिटी दे दोगे तो जब मोहन बिजनेस लेगा तो अगर नेट वर्थ की बात की जाए तो मोहन को कितना मिलेगा इनसे? सिर्फ 50,000। सिर्फ 50,000 की एसेट ही तो मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद मोहन ने जो इनसे बिजनेस लिया वो लिया 3,00,000 रुपए में। मतलब टोटल 1,00,000 एसेट और 50,000 लायबिलिटी, मतलब यहां से सिर्फ उसको 50,000 मिल रहा था, उसके बावजूद इन्होंने इसको कितना दिया? 3,00,000। तो देखो मिला कितना? 50, दिया कितना? 3,00,000। तो 2,50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि नहीं दिए? मतलब मोहन ने सोहन को 2,50,000 एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया? क्योंकि यहां से एसेट तो आई थी 1,00,000 लेकिन इनकी लायबिलिटी भी थी 50, तो एक जो मिली थी उसमें से लायबिलिटी तो दे दिए। इनसे मिला कितना? 50। इनसे सिर्फ 50,000 की संपत्ति मिली, लेकिन उसके बदले में हमने दिया कितना? तो 3,00,000। जब 3,00,000 में से 50,000 निकाल दीजिए क्योंकि इतना मिल चुका है, तो एक्स्ट्रा आपने जो 2,50,000 रुपए दिया वही क्या होती है? गुडविल होती है। कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, इनका नेम एंड फेम था मार्केट में, ये चला नहीं पाए अपने बिजनेस को, जितना चलाया उससे इन्होंने बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन उसके बाद इनसे बिजनेस चल नहीं पाया, तो इनके नेम एंड फेम के लिए हमने इनको 2,50,000 रुपए दे दिया। इतनी बात समझ में आई? तो जनरली जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है, जो जरूरत पड़ती है, वो कब पड़ती है? सेल ऑफ बिजनेस पे। लेकिन पार्टनरशिप के संबंध में, पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में जो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है वो कब पड़ती है? तो बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पड़ती है। याद रहेगा कब पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पड़ती है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? तो देखो पहला आपने पढ़ा होगा चेंज इन पीएसआर के टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम भी क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये तीन तो जनरली पढ़े हो, ये तीन सिलेबस में भी है और ये तीन सबको पता है, ये तीन सबके बुक में भी है कि नहीं है? सर चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इतना तो सबको पता होगा। लेकिन कुछ अलग क्या है? अगर आप मुझको देख रहे हो इस चैनल से, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो कुछ तो अलग होना चाहिए। उस कुछ अलग में एक ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल्स ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। डिसोल्यूशन फर्म। सर इसमें कहां रिकॉन्स्टिट्यूशन? इसमें तो फर्म बंद हो जाती है। नहीं बेटा, इसमें तो फर्म बंद होती है, लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, आगे ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस। हमने अपना बिजनेस बंद किया किस पर्पज से? क्योंकि हमने अपना बिजनेस बेच दिया, लेकिन किस कंडीशन पे बेचा? कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। तो यहां पे बिजनेस बंद नहीं हुआ, हमने अपने बिजनेस को किसी और को बेच दिया। और देखो यहां पे भी क्या लिखा था? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस नॉर्मली गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? तो ये एक नया टॉपिक कि जब बिजनेस को बेच दिया जाता है, अपने बिजनेस को बेच दिया जाता है, और किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ऐसी भी कंडीशन में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ओके? और इसके बाद भी एक चीज मैं आपके लिए नया लेके आया हूं, आपको देखने में अच्छा भी लगेगा, और ये एक नया टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सर ये अमलगमेशन क्या है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है।
जनरली आप यही 3 जानते हो। अमलगमेशन तो एकदम बच्चे अगर जो ध्यान दिए होंगे पढ़े होंगे, लेकिन वो पढ़ के भी छोड़ देते, जाने दो क्या मतलब है। लेकिन पता चलता है जब हायर का वो एंट्रेंस देने जाते हैं तो वहां पे ये सब पॉइंट्स उठा के देता है जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं। बच्चे कहते हैं ये क्या है, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो बताते हैं बेटा, जब 2 कंपनी एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाती हैं, जब 2 कंपनी एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर आप तो कंपनी बोल रहे हैं, यहां फर्म बता रहे हैं, तो बेटा फ्लो में निकलता है। अब उसी को सीखो। जब दो कंपनी, फिर आ गया, जब 2 पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलती हैं और एक नई फर्म बनाती हैं, जब 2 पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलती है एक नई फर्म बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये बताओ, ये दूसरी फर्म है, ये दूसरी फर्म है, जब दोनों मिली तो एक नई फर्म बनेगी, तो उस नई फर्म का एक नया पार्टनरशिप डीड होगा। और जब नया पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस होता है, उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब दोनों का नेम एंड फेम मिला है, तो भाई अब मिला के गुडविल क्या बनेगी। तो गुडविल की नीड क्यों पड़ती है? तो ये कुछ टॉपिक्स है नॉर्मली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जनरली तो सेल ऑफ बिजनेस की कंडीशन में पड़ती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो गुडविल की जरूरत चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, यहां पे सेल ऑफ फर्म और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस कंडीशन में गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी लेके चल रहा हूं, क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल खूब लगाता है, थ्योरी नहीं पढ़ता है, उसको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यू, वो यहां से बन जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके पास ऑप्शन क्या होता है? कहता है इसको छोड़ो, दूसरा लगाते हैं। क्यों छोड़ना है? जब हम पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से पढ़ लेते हैं ना, कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पे आता है आपका मेथड ऑफ गुडविल। क्या आता है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को निकालने के कितने मेथड हैं। तो ये सभी को पता होगा कितने मेथड हैं। तो पहला मेथड आपके सामने आता है, यहां पे इसके 3 मेथड होते हैं, साफ साफ लिखा होगा, देयर इज 3 मेथड, 3 ही मेथड होते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड होता क्या है, आगे सब कुछ बताएंगे, पहले यही जानिए कि गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं। अगर पेपर में आया हाउ मेनी मेथड्स ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड, देयर इज 3 मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड आया समझ में। तो गुडविल के कितने मेथड? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये होते क्या हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये हम एक एक चीज अच्छे से सीखते हैं अभी आगे। बस इत्मीनान से, शांति से, पेशेंस बना के बैठे हो, एक एक चीज बताऊंगा। तो अगर पेपर में आता है कि गुडविल के निकालने के कितने मेथड होते हैं, बताओ ऑप्शन पे क्या मारोगे टिक? अगर ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6, किस पे लगेगा टिक? तो ऑप्शन नंबर 3, गुडविल की कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां पे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका हमें क्या निकालना पड़ता है? एवरेज। अब आपकी 11th में एक बुक थी स्टैट्स की, इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक, उसमें आपने पढ़ा होगा एक मीन निकाला था। मीन पढ़े थे ना, मीन मीडियन मोड, मीन 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में आए थे तो स्टैट्स मिला था, जो बच्चे होंगे कॉमर्स के। तो मीन क्या बताता है? मीन एवरेज ही तो बताता है। जितने भी नंबर दिए होते थे हम सबको जोड़ के और डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम। अगर 10 नंबर दिए हैं तो 10 को जोड़ लेते थे और 10 से डिवाइड देते थे, आंसर आ जाता था मीन का। वही मीन क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे ही मीन निकालते थे वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आइए सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कितने तरीके से निकालते हैं। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल 2 तरीके से निकालते हैं। यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 मेथड होते हैं।
पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम पहले समझते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट को, और फिर जो दूसरा आता है तो उसको भी बताएंगे। तो पहला मेथड यहां पे जो आपका है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट आता कैसे है? तो ये होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तब हमें क्या निकालनी होती है? गुडविल निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? गुडविल। और गुडविल कैसे आती है? ये जो एवरेज प्रॉफिट आता है ना, एवरेज प्रॉफिट, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। इसके अलावा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या हमेशा यही होता है? नहीं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर नहीं दिया होता, परसेंट दिया होता है कि जो गुडविल आएगा वो एवरेज प्रॉफिट का 20% होगा, एवरेज प्रॉफिट का 30% होगा जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर भी दे सकता है, परसेंटेज भी बोल सकता है, कभी कभी टाइम्स भी दिया होता है कि गुडविल इज वैल्यूड 5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो गुडविल निकालेंगे वो एवरेज प्रॉफिट का 5 टाइम्स होगा, तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहां पे वैल्यूज को रखना है। अगर परचेजिंग ईयर दिया, अच्छा ये परचेजिंग ईयर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये तो सब बच्चे जानते हैं कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मल्टीप्लाई को गुडविल आ जाएगा। आखिर से परचेजिंग ईयर दिया क्यों होता है या इसका मतलब क्या है? तो देखो बेटा, जब भी हम किसी से गुडविल मतलब उसका बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी गुडविल भी लेते हैं, तो उसके नेम एंड फेम का फायदा हमको कितने सालों तक मिल सकता है? उसके नेम एंड फेम का फायदा हमको कितने सालों तक मिल सकता है, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। मान लीजिए हमने किसी का बिजनेस लिया तो उसका नेम एंड फेम भी आएगा। हमको पता है कि अभी 5 सालों तक तो हम इसके नाम से बिजनेस चला सकते हैं, फायदा भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें अपना बिजनेस धीमे धीमे डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपना नाम लाना पड़ेगा। हमेशा उसी के नाम से थोड़ी नाम चलाएंगे। तो ये जो होता है किसी के बिजनेस लेते समय जो उसका नेम एंड फेम है, उससे हम कितने सालों तक पैसा कमा सकते हैं, उसका फायदा कितने सालों तक मिल सकता है, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ओके, क्लियर? चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं यहां पर निकाल के दिखा देता हूं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहां पे जो सम ऑफ प्रॉफिट होता है ना, सम ऑफ प्रॉफिट, ये कैसा प्रॉफिट होता है पता है? ये प्रॉफिट होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे जो प्रॉफिट लिखते हैं ये एडजस्टेड प्रॉफिट लिखते हैं। सही है? एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है तो अभी इसके बाद बताते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है। जो भी प्रॉफिट होता है जिस भी साल का, अगर उस साल कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो वो प्लस माइनस होते हैं। तो इसमें एक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है कि शायद आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। आप एक एक नोट्स बना लीजिएगा एक एक चीज़ की, उनके अलावा ज़्यादातर चीज़ें नहीं आती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ को ले लिया जाए। तो देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, ये प्रॉफिट कौन सा होता है? एडजस्टेड। तो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो था 10,000, ये प्रॉफिट था। दूसरे साल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20,000। तीसरे साल जो प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। और चौथे साल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 40,000 का। ये 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल इज टू बी परचेज फॉर 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज गुडविल जो निकाली जाएगी वो 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। तो आइए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो देखो बेटा, सिंपल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने साल का प्रॉफिट होगा उसको जोड़ लेंगे, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो पहले साल क्या था? 10,000।
10,000 प्लस, दूसरे साल भी प्रॉफिट था, तीसरे साल देखो लॉस था -10,000 का, और चौथे साल प्रॉफिट था। चौथे साल क्या था? प्रॉफिट प्लस 40,000 डिवाइड बाई, ऊपर देखो क्या लिखा, सम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को जोड़ना है, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो यहां कितने साल थे? यहां थे 4 साल। बताओ इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो 40 20 60,000 और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 15,000, 15,000 यहां आ जाएगा। ये 15,000 क्या आ गया? ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। कैसे निकालोगे? तो यहां पे देखो क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यहां क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया था? 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3। तो बताओ गुडविल कितनी आएगी? 45,000 आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आएगी कि नहीं आया सिंपल मेथड से? तो ये था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपली ये चीज की जाती थी। बस यहां पे ध्यान का रखना है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है अभी मैं बताता हूं, जस्ट 5 मिनट बाद। इसके बाद गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। अगर परचेजिंग ईयर नहीं दिया है तो परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज नहीं दिया है तो टाइम्स लिखा होगा। जो भी लिखा होगा वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो पहला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया इसको 1-2 बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो समझने वाला ना हो, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। या ये तो सभी ने देखा होगा अपनी बुक में कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन ये जो लिखा है मल्टीप्लायर मेथड लिखा है ना यहां पे बच्चों, ये सिर्फ आपको दिखाई देगा CUET के सिलेबस में। CUET का सिलेबस देखिएगा, वहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा मल्टीप्लायर मेथड। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़े होते हैं, वेटेड पढ़े होते हैं, सुपर प्रॉफिट पढ़े होते हैं, कैपिटलाइजेशन पढ़े होते हैं, मल्टीप्लायर नाम ही नहीं सुने होते हैं और सोचते हैं ये कहां से आ गया, ये कौन सा मेथड है। बड़ा खोजते भी हैं, उनको मिलता भी नहीं है, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर ये एक नया मेथड आ गया समझ में आया। बेटा वो नया नहीं है, सिर्फ नाम है इसका, मल्टीप्लायर मेथड। नाम से ही पता चल रहा होगा मल्टीप्लायर, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई होता है। अब क्या मल्टीप्लाई होता है वो देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा यहां पे क्वेश्चन में वेट दिया होता है। क्या दिया होता है? वेट। हर साल के प्रॉफिट को कुछ वेट दिया होता है। वेट नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। हाँ, अगर बात कीजिए फॉर्मूले की तो पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? W मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कॉपी ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। कैसे आता है? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट। क्या लिखा है बच्चों? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट। इससे क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर गुडविल निकालने के लिए ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? नंबर ऑफ ईयर। कौन सा ईयर? परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला वही है जो एवरेज प्रॉफिट में था। यहां पे वहां एवरेज प्रॉफिट लेते थे और यहां पे इसमें वेट लग जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया होगा। सर सम ऑफ प्रॉफिट तो समझ में आ गया, ये वेटेड प्रॉफिट क्या है? तो इसी को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जो प्रॉफिट हुआ था
वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हम सिर्फ 3 साल का लेते हैं। ठीक, मान लीजिए यहां हुआ था 10,000, यहां पे हुआ था 20,000 और यहां पे हुआ था 30,000। 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका वेट क्वेश्चन में दिया होगा। क्या दिया होगा? वेट हमेशा ईयर में देखना आपको मिला होगा कि हर साल के प्रॉफिट को एक वेटेज दिया गया है। वो वेटेज यहां था 1, यहां था 2, यहां था 3। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? 3। अब चलिए, अब आपको करना क्या होता है, जो ये प्रॉफिट है उसका वेट से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लायर मेथड क्यों कहते हैं पता है? मल्टीप्लायर मेथड, क्योंकि ये जो वेट है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है किससे? प्रॉफिट से। चलो, तो जो आएगा वो वेटेड प्रॉफिट आएगा। WP का मतलब क्या है? वेटेड प्रॉफिट। क्या है? वेटेड प्रॉफिट। बताओ यहां क्या आएगा? 10,000। यहां क्या आएगा? 40,000। यहां क्या आएगा? 90,000। आ गया। अब इसी को सम कर लीजिए तो आएगा सिग्मा WP, मतलब सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। 40 10 50 और 9 5 14, 1,40,000 आ गया। 1,40,000। अब इसको मल्टीप्लाई के, सॉरी, इसको जो वेटेड है इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसका सम कीजिए। सम ऑफ वेट सिग्मा W आ गया 3 2 5 1 6। कितना आ गया? 3 2 5 1 6 आ गया। अब देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रॉफिट दिया होगा, वेट दिया होगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसीलिए इसको मल्टीप्लाइड मेथड कहते हैं। आपका वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट को टोटल कीजिए और वेट को टोटल कीजिए, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट क्या था आपका? 1,40,000। सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट क्या था? 6। ठीक, 6। फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दिया होगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। मान लीजिए यहां पे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया था 2 ईयर्स। कितना दिया था? 2 ईयर्स। तो होता क्या है, क्योंकि देखो बेटा पेपर में क्या होता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। वहां पे सॉल्यूशन तो है नहीं कि ले लिए कॉपी सॉल्यूशन लगे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की तरीके के स्टेप जाना है, नहीं। आपको खटाक से आगे बताना है आंसर क्या होगा। तो कैसे निकालोगे भाई? ये तो हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और सर ने क्या बताया था कि नंबर परचेजिंग है या जो भी चीज दी हो वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां आएगा। अब यहां पे देखो, सॉरी, यहां पे परचेजिंग ये 2 था, मान लीजिए 3 था, 3 हो जाएगा ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां पे वेटेड नंबर परचेजिंग ये 3 था। क्या था? 3। तो यहां पे परचेजिंग ये से मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो, काट दो इसको, 3 2 6 और इसको काटोगे तो आएगा 70,000। ये 70,000 देखो क्या हो गई? गुडविल होगी। समझ में आया? हमने यहां पे आपका एक स्टेप कम किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सॉल्यूशन करने की तो जरूरत होती नहीं, वहां तो फटाक से आंसर बताना है ना। प्रॉफिट जोड़िए इसको और इसको यहां पर डिवाइड में वेट और मल्टीप्लाई में नंबर परचेजिंग ईयर, सीधा आपका आंसर आ गया 70,000। वो क्या हो गई? गुडविल हो गई। तो उम्मीद है एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। बस बेटा यही होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइड मेथड। क्यों मल्टीप्लाइड बोलते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है। किस चीज का मल्टीप्लाई होता है? वेट का मल्टीप्लाई होता है। वेट 1 साल से लेके 5 साल तक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जितना भी वेट हो उतने सालों का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का वेट में मल्टीप्लाई, सम आ जाएगा। इसको डिवाइड देना है किससे? नंबर ऑफ ईयर से नहीं देना है। बच्चों से मिस्टेक क्या होती है? वो डिवाइड दे देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, कि सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर तो यहां 3 है, नहीं, यहां पे डिवाइड देना है वेट से। वेट टोटल कितना है? 6 है, ये 6 आ गया। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, तो समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो जो प्रॉफिट होता है वो कैसा प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हम जोड़ते हैं वो प्रॉफिट एडजस्टेड होता है। तो उसमें क्या क्या चीज एडजस्ट की जाती है और क्यों की जाती है। तो देखो बेटा, कोई भी अननेसेसरी चीज अगर हमारी प्रॉफिट को घटाती है या बढ़ाती है, तो अगर घटा चुकी है तो हम उसे जोड़ देंगे, बढ़ा चुकी है तो हम उसे घटा देंगे। अब वो अननेसेसरी चीजें क्या क्या है जो प्रॉफिट को घटाती बढ़ाती हैं या प्रॉफिट में एडजस्ट होती हैं। तो उसमें जो आपका पहला आइटम है वो है एबनॉर्मल लॉसेस। किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो वो उस ईयर के प्रॉफिट में जोड़ दिए जाएंगे और जोड़ने के बाद तब एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा। बात समझे कि अगर एबनॉर्मल लॉसेस दिया है तो जिस साल का भी है उस साल के प्रॉफिट में पहले इसको जोड़ेंगे। बच्चों को तो यही नहीं पता होगा सही एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, तो पहले यही जान लो कि एबनॉर्मल लॉसेस एबनॉर्मल प्रॉफिट होते क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं क्या होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। ऐसे प्रॉफिट जो हमेशा नहीं होते, जो बिजनेस के चलने के साथ साथ नहीं होते, जो कभी कभी होते हैं, कभी कभी, ऐसे प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फर्नीचर या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स को बेचो प्रॉफिट हो जाए, तो एसेट तो डेली नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये कैसा प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, लॉस बाय फायर, आग लग जाए, आग लग गई। अब आग कैसे लग गई, क्या ये बिजनेस ऑपरेशन में है क्या कि आग लगनी है, नहीं, आग लग गई, सामान जल गया, सब नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर। लॉस बाय थेफ्ट, कोई आया ताला तोड़ा, बोर्ड निकाला लेके गायब हो गया, बोर्डे लेके गायब हो गया, नुकसान हुआ, ये लॉस बाय थेफ्ट। इसे रोका जा सकता था, ये नुकसान होने से बचा जा सकता था। ये कैसे लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टोलन एटसेट्रा, ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो कि क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी भी पूरी लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक, तो एबनॉर्मल लॉसेस जबरदस्ती प्रॉफिट कमाई घटा देते हैं, तो इनको जोड़ दिया जाता है। और इसी तरीके से जो एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन, वो अननेसेसरी प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। वो तो एबनॉर्मल है ना, वो बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल जो आपके लॉसेस हैं इनको प्लस किया जाता है और एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है। उसी एक्चुअल प्रॉफिट को हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। चलो और देखते हैं क्या हो सकता है। भाई नॉर्मल लॉसेज और नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर नॉर्मल लॉसेज नॉर्मल गेन जो बिजनेस के चलने के साथ साथ होते हैं, जो बिजनेस का पार्ट है, जो होना ही है। तो ऐसे नॉर्मल लॉसेज जो अभी तक एडजस्ट नहीं किए गए हैं, तो हमें तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो वो माइनस हो जाएंगे। भाई नॉर्मल लॉस है तो वो तो देना ही है, वो तो माइनस हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल गेन है और वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो प्रॉफिट कम आया होगा, क्योंकि भाई नॉर्मल गेन है, अभी तक एडजस्ट ही नहीं हुए, उसे तो जोड़ना पड़ेगा। तो नॉर्मल लॉसेस को माइनस और नॉर्मल गेन को प्लस। इतनी चीज समझ में आ गई। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस और एबनॉर्मल गेन को माइनस। लेकिन नॉर्मल लॉसेस वो तो होने ही है, वो माइनस हो जाएंगे। और वो जो नॉर्मल गेन होगा, अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैं आइटम लेके आऊंगा उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं क्या बताएं। और हमेशा अगर ये आइटम आ गया ना, ये गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए वो आइटम क्या है। ये आया बढ़िया सा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत मजा आएगा। पहले तो यही जान लो कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की गई, मतलब गलती से आपने ज्यादा लिख दिया, तो बताओ प्रॉफिट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए स्टॉक हमारे पास सिर्फ 10,000 का स्टॉक है, 10,000 का, लेकिन हमने अननेसेसरी 15,000 लिख दिया, जानबूझ के ज्यादा लिख दिया। तो ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूएशन होता है तो आपकी प्रॉफिट को घटा देता है। आपने जानबूझ के लिखा, अननेसेसरी लिखा, आपका ओपनिंग स्टॉक था नहीं आपके पास ज्यादा, लेकिन जानबूझ के लिखा, तो ये अननेसेसरी प्रॉफिट को घटा देता है। इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, इसलिए इसे ऐड किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहीं पे लिखा होता ना, ओपनिंग स्टॉक,
मान लीजिए पहले था 10,000, मान लीजिए पहले था 10,000, यहां पे सेल आपकी हुई थी 2 लाख की। अब 2 लाख में से जो 10,000 था, अगर 2 लाख में से 10,000 माइनस होगा तो प्रॉफिट आपका क्या बचेगा? 1,90,000। यह आपका जीपी आया था 1,90,000 का। लेकिन अननेसेसरी हमने यहां पे ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की। क्या की? ओवर वैल्यूएशन, और इसको लिख दिया 20,000। तो बताओ, जब 20 लिखेंगे तो 2 में से 20 जाएगा तो यहां कितना बचेगा? यहां 1,80,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? 1,80,000 बचेगा। तो बताओ, जो प्रॉफिट 1,90,000 था 1,80,000 हो गया। प्रॉफिट घटा कि नहीं घटा? अननेसेसरी घटा, जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने जानबूझ के यहां लिखा था। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये 10,000 जो हमने अननेसेसरी लिखा उसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। ये 10,000 गलती से लिखा गया था, इसको जब हम जोड़ेंगे तब वो एक्चुअल प्रॉफिट बताएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका 1,90,000 का है। तो समझ में आया? अब इसी का अपोजिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होती है तो प्रॉफिट घट जाता है, इसलिए उसे जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन हुई, क्या? अंडर वैल्यूएशन। अगर यहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक कम लिखा तो बताओ प्रॉफिट अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगा, जबकि उतना हुआ नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसे घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? मान लीजिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। मान लीजिए पहले था ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक क्या था? 10,000, तो प्रॉफिट होता था 1,90,000। प्रॉफिट क्या था? 1,90,000। ये एक्चुअल था। अब हमने अननेसेसरी यहां पे इसको घटा दिया, जानबूझ के अंडर वैल्यूड किया। हमने यहां लिखा 5,000, था 10,000 लेकिन अंडर वैल्यूड किया 5,000। तो बताओ प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,95,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए 1,95,000 में से 5,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन की गई है, जिससे ये प्रॉफिट अननेसेसरी था। तब आएगा 1,90,000। देखो 1,90,000 इससे मैच हुआ, यही तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था, मैच हुआ ना? तो इस प्रॉफिट को लेना है एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई हो, आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका अपोजिट किसके साथ होता है? क्लोजिंग स्टॉक के साथ। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो कि इधर लिखी जाती है बाई साइड में, कहां लिखी जाती है? बाई साइड में, इतना तो याद ही होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पे सेल आती है। मान लीजिए सेल क्या थी? 2 लाख, और पहले जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक थी वो थी 50,000, बस इतना ही था। तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा? 2,50,000 होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट 2GP, प्रॉफिट क्या होगा? 250। अब अगर अननेसेसरी हमने इसको जानबूझ के अंडर वैल्यूड किया, क्या किया? अंडर वैल्यूड। यहां पे हमने लिखा 30,000, तो प्रॉफिट क्या होगा? 230। अगर हमने यहां 30 लिखा तो प्रॉफिट क्या होगा? 230। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट था? नहीं था। और हमें लेना क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। तो अननेसेसरी जब हमने इसको अंडर वैल्यूड किया तो जितने से भी अंडर वैल्यूड किया उसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे अंडर वैल्यूड हमने किया 20,000 से, तो जो 20,000 अंडर वैल्यूड किया उस अंडर वैल्यूड को हमने जोड़ दिया। तो बताओ ये 250 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो कि एक्चुअल था। बात समझे? अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया जाता है तो प्रॉफिट कम आएगा, इसलिए हमें वो अंडर वैल्यूड की जो वैल्यू है उसे जोड़ना पड़ जाएगा। अब यहीं पे मान लो हम इसे बढ़ा देते हैं, ये 50 लिखा था, हमने यहां क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से ओवर वैल्यूड किया, 50,000 से ओवर वैल्यूड, मतलब ये 1 लाख हो गया। तो प्रॉफिट आपका 3 लाख दिखाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो प्रॉफिट 3 लाख दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बताओ ये ज्यादा है कि कम है? एक्चुअल था क्या? एक्चुअल तो 2.5 लाख था, ये तो 3 लाख दिखाया है। तब ये जो ओवर वैल्यूड वाली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसे घटानी पड़ेगी, उसे माइनस करना पड़ेगा। कितना? 50,000। तब आएगा यहां पे 2,50,000। यही आपका क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो ये दिया हुआ है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एकदम कॉन्सेप्चुअल बताया हूं, ये नहीं बताया हूं आपको बेटा इसको याद कर लो कि कभी भी ओवर वैल्यूएशन होगा तो प्लस, इसका अंडर वैल्यूएशन होगा तो माइनस। नहीं, ऐसे नहीं, मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया है, आपको यहां लाइव दिखाया, प्रूफ दिखाया है कि देखो ये कैसे होता है, इसको सीखो, इसको कभी गलती नहीं होगी। तो समझ में आया कि
कि प्रॉफिट को जोड़ते समय किन किन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट जोड़ा जाता है। इन सभी का मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियोस आएंगी ना, वो सब इसी के एमसीक्यूज की आएंगी। इन सभी का एमसीक्यू लेके आऊँगा, तब वहाँ पूछूंगा देखो ये आया, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे, वो क्या है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक सिंपल भाषा में मैं बताता हूं, आपने कोई एसेट्स ली, क्या ली, एसेट्स खरीदी। जब भी हम कोई एसेट्स लेते हैं तो इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। खरीदे क्या, एसेट्स, पैसा दिए किसी मशीन को खरीदने के पीछे, और उसको लिख कहां दिए, उसको लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं वो कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने जो पैसा दिया था वो दिया था फर्नीचर को खरीदने के लिए, और उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया कि जनरल एक्सपेंस है। क्या है, जनरल एक्सपेंस। क्या वो जनरल एक्सपेंस था वो जनरल एक्सपेंस? नहीं। वो क्या था, वो तो हमारा एसेट थी, लेकिन हमने दिखाया कहां, पीएल में। जब पीएल में दिखाएंगे तो बताओ नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, अननेसेसरी। तो इसे जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, इसे क्या किया जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए इसे जोड़ना पड़ेगा। और इसी का अपोजिट, अगर हमने रिवेन्यू वाली चीज को, जनरल एक्सपेंस को दिखा दिया कि ये एसेट है, तब तो हम एसेट्स में लिखे होंगे, तो प्रॉफिट हमारा अननेसेसरी बढ़ गया होगा। तो जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, इसका अपोजिट, तब वो चीज क्या होती है, माइनस होती है। इतनी बात ध्यान रहेगी। तो बस बेटा, ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालते समय एडजस्ट की जाती हैं। आपने इसको देखा भी होगा, आपने इसको किया भी होगा, लेकिन आप भूल चुके होंगे, और यही डिफिकल्टी में डालता होगा कि जब भी ये आ जाता होगा तो आपसे प्रॉफिट नहीं निकलता होगा। तो आज के बाद ये डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जीमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद कमेंट बॉक्स है, इतनी सारी सुविधाएं हैं। कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे। आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस ज्ञान कलश के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है यहां पे, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। वेरी गुड। तो अब टोटल जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट आप अपने आप पढ़ लो, लिख लो। क्वेश्चन जब लाऊंगा तो उस पर अप्लाई कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो बच्चों पहले यही जान लो कि ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट तो एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जब प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सर ये कैसे पता चलेगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो बेटा क्वेश्चन में जिस तरह जनरली मान लो हम कोई बिजनेस डालने जा रहे हैं, हम इस एरिया में एक बिजनेस डालना चाहते हैं। हमने सोचा एक फास्ट फूड कॉर्नर क्यों ना खोला जाए, पिज्जा उजा अच्छा सा बनाया जाए, बच्चों को पसंद आता है, दिया जाए। तो इस इलाके में चल रहे पहले से ही पिज्जा के बिजनेस वालों से हम पूछेंगे, अच्छा ये बताओ अगर मैं यहां पिज्जा की शॉप डालूं तो मैं 2 लाख रुपए लगाऊं तो जनरली मुझे कितना फायदा होगा, नॉर्मली जो होता है। तो लोगों ने कहा देखिए अगर इस इलाके में आप बिजनेस डालते हैं तो मान के चलिए 5% का प्रॉफिट कहीं नहीं गया, मिनिमम इतना तो होता ही है। ये लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है, अब हो ना हो बात की बात है, लेकिन उनका कहना क्या है कि अगर आप यहां पे आते हैं, ये बिजनेस डालते हैं, तो मिनिमम 5% तो बिजनेस होगा। किसका 5%? जितना आप कैपिटल लगाएंगे, जितनी आपकी कैपिटल इंप्लॉयड होगी। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसका जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है वो ये होता है कि बेटा कैपिटल इंप्लॉयड, जितनी कैपिटल लगाई जाती है उसका कितने परसेंट, उसका जो भी इंटरेस्ट, जो भी रेट दिया होगा, इसका रेट अपॉन 100, 5%, 10%, 20%, वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हो तब आपको निकालना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट।
अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे या तो एक्चुअल प्रॉफिट ले लीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है तब हमें क्या लेना होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो इन दोनों में से कोई एक चीज, या तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर दिया होगा तो ले लीजिए, नहीं तो एक्चुअल नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हमने इसके पहले आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक। चलो, इसके बाद इसमें से माइनस क्या किया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस किया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसका मल्टीप्लाई वही चीज नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर या फिर परसेंटेज या फिर टाइम्स जो भी दिया होगा वो यहां लिखा जाएगा, उससे क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। आइए एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए किसी बिजनेस का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 1 लाख, कितना है, 1 लाख। और इस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ओके, 10% पर एनम। चलिए, अब इसके बाद कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट था, फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट था वो था मान लीजिए 40,000। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट दिया है 40,000, चाहे एवरेज बोल दीजिए चाहे एक्चुअल बोल दीजिए, ठीक है। एवरेज हम यहां पे एवरेज लिख देते हैं, एक्चुअल भी कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, नहीं मिलता तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक। और क्वेश्चन में आपको मिलेगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, मान लीजिए 2 इयर्स था। इतनी चीज क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 1 लाख, इसका कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा, 10,000। 10,000 आपका क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट था। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट में से एवरेज में से जो वो आपका नॉर्मल होता है माइनस हो जाता है। 40,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट क्या था, 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, 10,000, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब जो गुडविल आएगी वो कैसे आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म, सुपर प्रॉफिट आया 30,000, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो कि था 2 ईयर। बताओ गुडविल कितनी हो गई, 60,000 आ गई। ये आपका आंसर हो गया गुडविल का। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं, कैसे हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, कैसे ये 30,000 आया, 40 में से 10 गया 30, ये आपको पता चल गया होगा। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका वही किया जाएगा जो एवरेज प्रॉफिट के साथ किया जाता था। किससे मल्टीप्लाई होता था, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, और क्या जाती थी, गुडविल आ जाती थी। तो उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक लास्ट मेथड है निकालने का, वो कौन सा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बात है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। कैपिटलाइजेशन क्या होता है पता है, किसी भी चीज को कैपिटलाइज फॉर्म में रखना। अगर मैंने कहा किसी चीज का 10%, किसी चीज का 10% 10 रुपए है, ध्यान से देखो, मैंने कहा किसी चीज का 10%, तो वो चीज क्या थी, एक्स मान लो। किसी चीज का 10% कितना है, 10, तो बताओ वो चीज क्या थी। आई बात समझ में, किसी चीज का 10% 10 था, तो वो चीज कितनी थी,
तो वो वैल्यू क्या थी, यहां x की वैल्यू पूछ रहा है, ये इधर जाएगा 10 इंटू 100/10, कितना आ जाएगा 100, 10 10 कैंसिल, आ गया 100। तो मतलब वो जो वैल्यू थी, जो फोकस मेन वैल्यू थी, जो कैपिटल वैल्यू थी, वो क्या थी 100। अब बच्चों को पढ़ाते समय इसको ना बता के क्या बता दिया जाता है, देखो बेटा जो नॉर्मल ये आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, ये रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, अभी इसके पहले देखे थे सुपर प्रॉफिट में दिया था रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया था 5% दिया था। तो ये बताया जाता है कि जब भी रेट ऑफ रिटर्न दिया हो, कैपिटलाइजेशन मेथड पूछे, तो जो भी प्रॉफिट होगा इसको 100 ये रेट लिख देना, मतलब इस जो हम 5/100 लिखते हैं इसको उल्टा लिख दीजिएगा। ये कहते हैं शॉर्ट ट्रिक है कि प्रॉफिट के बाद जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको उल्टा लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक तुम लोग मत अपनाना, कॉन्सेप्ट सीखो। ये उल्टा उल्टा नहीं होता है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। बाकी जल्दी निकालने के लिए आप इस उल्टे वाले कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, एज यू विश। मुझे बताना था, मैंने टोटल बताया। तो चलो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल दो तरीके से निकलती है। पहला, सबसे पहले देखो लिखा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से हम सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं, गुडविल। इसे निकालना सबसे आसान होता है। अभी अभी आपने पढ़ा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमेशा एक चीज दी होगी आपको, वो क्या दी होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमेशा क्वेश्चन दिया होगा। मान लीजिए यहां पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो कितना था, 10% था। कितना था, 10%। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट दिया है 10,000, क्या दिया हुआ है 10,000। तो आप डायरेक्ट गुडविल निकाल सकते हैं कैसे, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का से डायरेक्ट गुडविल कैसे आती है। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वही छोटा वाला कॉन्सेप्ट, इसको उल्टा पलट दीजिए, इनवर्स हो जाएगा, मतलब 100/10 हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी, 1 लाख। इसको काटिए, देखिए 1 लाख। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी गुडविल कहलाएगी। बस इतना ही करना था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि सुपर प्रॉफिट निकालना आता ही है। क्या होता है, अगर मान लो सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट में ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसी को पलट दीजिएगा, इनवर्स जो सीखे हो, 100/10, और सीधा सीधा क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। कोई दिक्कत है, आसान सा। चलिए अब इसका जो दूसरा मेथड है वो पढ़ते हैं। वो मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलो बच्चों देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। इसमें गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जाता है। जैसा कि आपने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था, सेम उसी कंडीशन में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाएगा, जो भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था 10%, इसी को उल्टा कीजिए 100/10, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। क्या सर यही गुडविल हो गई, नहीं, ये गुडविल नहीं होती। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो तो गुडविल हो जाती है। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो गुडविल हो जाती है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो गुडविल नहीं होती। तब से यहां पे गुडविल क्या होगी, तो बच्चों यहां पे जो गुडविल होती है वो होता है, ये क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या बहुत सारे लोग इसको शेयर होल्डर फंड भी यहां बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड की बिजनेस में। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां पे जो कैपिटलाइजेशन आएगा एवरेज प्रॉफिट का, उसमें से क्या माइनस हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपकी क्या मिल जाएगी? गुडविल मिल जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 2 स्टेप जाना पड़ता है। पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होता है, क्या मिलता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें 2 चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके साथ ही साथ नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म्स लोन्स वगैरह जो होते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। तो इनको माइनस किया जाता है, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? गुडविल। हालांकि क्वेश्चन में साफ साफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है या कैपिटल दी होती है, कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक, उम्मीद है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद तुरंत आंसर आता है, जो आंसर आएगा वही क्या होगी? गुडविल। लेकिन एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद आंसर तुरंत नहीं आता, वो क्या आता है? क्या एवरेज, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आता है, उसमें से माइनस क्या किया जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका आंसर आपके साथ आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो यहां पे गुडविल के तीनों मेथड समाप्त हो जाते हैं, और यहां पर टोटल गुडविल भी समाप्त हो जाती है। क्या क्या आपने पढ़ा? पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ही हम मल्टीप्लाइड मेथड भी कहते हैं। फिर यहां पे आपने क्या पढ़ा? दूसरा, यहां पे आपने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में फिर 2 पार्ट पढ़े, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और आपने क्या निकाली यहां से? यहां पे आपने गुडविल निकाली, किसकी? पूरे फर्म की, नॉट एनी इंडिविजुअल पार्टनर, पूरे फर्म की गुडविल निकाली। कोई दिक्कत नहीं। अब इन 3 मेथड के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मेन मुद्दा लास्ट में आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसका ट्रीटमेंट हर एक चैप्टर में अलग अलग होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जैसे जैसे हम यूनिट की तरफ जाएंगे, चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी हम सब बता देंगे तो आप भूल जाओगे। तो हर एक चैप्टर में जब इसका ट्रीटमेंट बताएंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अभी जो आप पढ़ रहे हो रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला यूनिट है, वो था चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या था? चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है सिर्फ इतना जानो, जब एडमिशन में जाएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक, तो इस गुडविल निकालना तो आ गई। अच्छा, जो गुडविल की वैल्यूएशन थी, जो 3 मेथड पढ़े हो, वो चेंज इन पीएसआर में भी यही है, एडमिशन में भी यही है, और डेथ एंड रिटायरमेंट में भी यही है। ठीक, इन तीनों में यही है, वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट होता है वो सीखो। इस चैप्टर में इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो बड़ी नॉर्मल सी बनती है, और सिर्फ एक एंट्री बनती है बस। आपने पहले वीडियो में सीखा था क्या निकालना? सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था। जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होते हैं तो कई पार्टनर सैक्रिफाइस होता है और कई पार्टनर्स को गेन होता है, वो आपको वहां से पता चल जाता है। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, वो क्या होता है? वो होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही एक ट्रीटमेंट होता है इसका, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बात समझ में आई?
मतलब सेकंड चैप्टर चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में गुडविल का इकलौता एकमात्र ट्रीटमेंट यही होता है, जितने पार्टनर जिन पार्टनर का गेन होगा वो सब डेबिट हो जाएंगे और जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कुछ है नहीं, ये वही 11th में जो आपने पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, ये वही है। गेनिंग पार्टनर मतलब पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। याद कीजिए, याद आया 11th में गोल्डन रूल, पहला था पर्सनल और रियल और नॉमिनल। ये पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला ही तो है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नहीं? चलो ओके, एक एग्जांपल से भी समझा दे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे, एक बार एग्जांपल से बता दीजिए। मान लीजिए किसी बिजनेस में 3 लोग थे, ABC। इनका ओल्ड रेशियो मान लीजिए था भाई 3:2:1 और फिर इनका न्यू रेशियो था 1:1:1। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इनका सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना पड़ेगा। अब चलो, हमने निकाला इनका सैक्रिफाइस गेनिंग, A, B और C का अलग अलग। देखिए फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइस का है। तो 3/6 ओल्ड था, तो इसका 2/6 1/6, ये ओल्ड था, माइनस किया 1/3 1/3 एंड 1/3। चलिए आइए सॉल्व किया जाता है। जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा वो गेनिंग। यहां एलसीएम आएगा 6, 3 - 2, 3 - 2 आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब 1/6। तो 1/6 ये क्या किए? सैक्रिफाइस किए, क्योंकि हमने फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लगाया है, ओल्ड माइनस न्यू। जिसका आंसर निगेटिव आएगा वो गेनिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। चलो यहां पे देखो 6 आया, 2, 3 2 6, 2, ये आ गया 0/6। तो मतलब इन्होंने ना तो गेन किया ना तो सैक्रिफाइस किया। फिर यहां पे आया 6, 1 - 2, आंसर देखो आया -1, ये आ गया 1/6। ब्रैकेट डिनोट होगा माइनस को, यहां ब्रैकेट का मतलब माइनस है। इन्होंने किया गेन किया। अब मान लीजिए पूरे फर्म की गुडविल आपने कैलकुलेट की किसी भी मेथड से। जो पूरे फर्म की गुडविल थी वो क्वेश्चन में दी थी कि जो फर्म की गुडविल है, ये क्वेश्चन में दी हुई है, पूरे फर्म की गुडविल है 60,000। कितनी है? 60,000। ये आपको क्वेश्चन में दी है, नहीं दी है तो निकालना पड़ेगा। तो बताओ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, इनमें से जिसने गेन किया वो डेबिट हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस किया वो क्रेडिट हो जाएगा। गेन कौन किया है? C। सैक्रिफाइस कौन किया है? A। B ने कुछ नहीं किया, तो जो गेन किया वो डेबिट हो जाएगा, मतलब C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन किया था? A। A's कैपिटल अकाउंट। तो जिसने गेन किया वो डेबिट हो गया, जो सैक्रिफाइस किया वो क्रेडिट साइड में हो गया, और जिसने कुछ नहीं किया वो कहीं नहीं गया। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो बच्चों ये बताओ, ये है पूरे फर्म की गुडविल कितनी? 60,000। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/6, तो इसी का 1/6 निकाल लो। 60,000 का 1/6 कितना आ जाएगा? 10,000। और इसी 60,000 का फर्म की गुडविल का सी का हिस्सा निकाल लीजिए, जिसने गेन किया है। गेन कितना किया? 1/6। ये भी कितना आएगा? 10,000। ये था आपका पूरा ट्रीटमेंट इस चैप्टर में, जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आया होगा, और ये सेशन भी सबको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं, देखते देखते पसंद आ जाएगा। 1-2 बार देखिएगा, पसंद आ जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हुई हो, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट और गुडविल का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे बता दिया। टोटल ट्रीटमेंट बता दिया, होती क्या है, नेचर क्या है, अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, सब कुछ बता दिया। इस वीडियो को
पेपर में जाने से पहले जरूर देख लेना। देख लोगे तो गुडविल से आया हुआ क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, कहीं भी नहीं छूटेगा। तो बच्चों बस आज के लिए थैंक यू। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।